बांग्लादेश पर बहुत ही अलग अंदाज में वीडियो पेश कर रहा हूँ। जैसा मुझे इंडिया छोड़ के 30 साल हो गए, फिर भी पता रहता है कि भारत में क्या चल रहा है, वैसे मेरे करीबी बांग्लादेशी दोस्त हैं जिन्हें बांग्लादेश छोड़ के 25-30 साल हो गए। उन्हें पूछा कि उनको क्या लगता है कि बांग्लादेश में अभी क्या चल रहा है और उससे इंडिया का क्या रिश्ता है। अभी जाहिर है मैं पूछ रहा हूँ तो इंडिया का ही रिश्ता पूछूंगा ना, चाइनीज एंगल तो नहीं लूँगा उधर। इंटरनेशनल हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन बांग्लादेश में खुद कभी गया नहीं हूँ, एटलीस्ट ऑफिशियली नहीं गया हूँ। हम लोग जलपाईगुड़ी जा रहे थे, मेडिकल स्टूडेंट। मैं खाली पीली वो बस ड्राइवर के ऊपर चिल्लाए, ए जल्दी लेके चलो हमको। उसने कहाँ पतली गली से गाड़ी निकाली पता नहीं, वो देश कौन सा था पता नहीं, भारत तो यकीनन नहीं था। तो मेरे बांग्लादेशी दोस्तों से पूछा और सब विचारधारा के लोग थे, बांग्लादेश के राइट विंग लोग, सेंटर, व्हाटएवर। उन्होंने पहले कहा कि ये शेख हसीना भागी, वो इंडिया क्यों भागी। 1981 में भी वो जब एग्जाइल में गई थी तब भी इंडिया ही आई थी। तो उनका थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या वो इंडिया की पपेट थी, जो इंडिया की तरह ज़्यादा झुकती थी। चाइना के मतलब वो बैलेंस बनाना चाहिए ना बांग्लादेश को। जो भी कोई बांग्लादेश में पावर में आएगा वो तो इंडिया से दोस्ती करेगा, सब बांग्लादेशियों ने कहा, कि उनको कोई चारा ही नहीं है ना। तीनों तरफ से भारत है बांग्लादेश के, सिर्फ साउथ ईस्ट में बर्मा है। पाकिस्तान उनको इतना अच्छा नहीं लगता, तो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे, चाइना के साथ भी रखेंगे, उनका देश है ना। तो बोलते कि उनके जो पिताजी थे शेख हसीना के, मुजीबुर रहमान, तो 1971 में इंडिया ने बड़ी सहायता की थी मुक्ति बाहिनी की। देखो जब 47 में वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान हुआ था तो भारत को डर था ना दोनों साइड से हमला हो जाएगा, इसलिए भारत के निजी इंटरेस्ट में भी था कि वो वन कंट्रोल नहीं रहे। तो ये उनका इंटरेस्ट था। हमने भारत ने मदद की इसलिए कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, लेकिन निजी फ़ायदा भी था उसमें। तो 71 में बांग्लादेश क्रिएट हो गया। फिर मुजीबर रहमान भी थोड़े इंडिया के तरफ झुकने वाले थे, लेकिन उनका बाद में रिकॉर्ड देख लिया इन लोगों का, मुजीबुर रहमान या शेख हसीना का। तो 1975 में मुझे जब दुर्भाग्यता से उनकी हत्या हुई थी, वो टाइम पे उनके दिमाग में एक आइडिया आई थी कि अपोजिशन पार्टी नहीं रखने का। क्या मज़ा है ना, अगर आप रूलिंग पार्टी में हो तो इलेक्शन के लिए अपोजिशन पार्टी है नहीं। और ये शेख हसीना बड़ी पॉपुलर हो गई बाद में कि वो लोकतंत्र के लिए लड़ रही थी, कि लोकतंत्र चाहिए, उनकी बड़ी इमेज हुई थी। और बाद में जब अभी वो 15 साल रूल कर रही थी तो कुछ बैन किया, पॉलिटिशियन अपोजिट पार्टी के जेल में थे। तो लोकतंत्र का यही प्रॉब्लम होता है ना कि ज़्यादा देर आप पावर में रहे तो लोग सवाल उठाने लगते हैं। और दूसरा कैसा है, देखो कि अगर क्या दूसरे पार्टी का नेता भ्रष्ट है तो क्या उसके ऊपर आप केस नहीं करेंगे? हाँ ज़रूर करेंगे। लेकिन ये राजनीति जब पूरी सड़ेली है, जब दोनों पार्टी के काफ़ी सारे लोग भ्रष्ट है, तो क्या एक दूसरे के ऊपर केस करेंगे? उसमें कुछ बैलेंस भी होना चाहिए ना। सब देशों में वही चल रहा है और सोशल मीडिया की वजह से अभी ज़्यादा है। अभी अमेरिका में बाइडेन चाचा ने 4 केस लगा दिए ट्रम्प पे, वो कहते हैं ये गलत है, वो सब लफड़ा चालू है। नेतन्याहू पे इतना, अभी इसराइल में 2 ही डेमोक्रेसीज 1947 के बाद स्टेबल समझी जाती थी, इंडिया और इसराइल। उधर भी 50% लोगों को नेतन्याहू बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उधर सब लफड़ा चालू है। साउथ कोरिया इतने बड़ी वाइब्रेंट देश है, वहाँ पे प्रेसिडेंट को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अब 3-4 प्रेसिडेंट जेल में गए, तो अभी प्रेसिडेंट कोई काम ही नहीं, सोचता ही नहीं है, कोई डिसीजन ही नहीं लेता। वो सोचता रहता है कि मेरे टर्म ख़त्म होने के बाद जेल में भेजेंगे। ब्राज़ील में वही चालू है, पेरू में वही प्रेसिडेंट को भेजा था। तो ऐसा दूसरे पार्टी के लोगों को जेल में डालना और या उनके ऊपर, ये भी कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं है ना। और अगर मुझे किसी ने पूछा कि आरएसएस क्या है, या मतलब मैं इंडियन विचारधारा से देखूंगा, मैं तो उनको अल्ट्रा राइट वगैरह नहीं कहूँगा। वैसे जो बांग्लादेश में पार्टी है कि बाबा बांग्लादेशी नेशनल पार्टी है जिसकी वो जिया है, वो खलीदा जिया, और वो जमात इस्लामी है, उसको तो हम लोग राइट विंग बोलेंगे। उनका राइट
उनको खुद को पूछा तो खुद को राइट विंग नहीं बोलेंगे ना, खुद को वो नेशनलिस्ट बोलेंगे। और जो मेरे कई बांग्लादेशी दोस्तों से पूछा, उन्होंने पूछा कि वो सेंट्रल पार्टी, ऐसा उनको लगता है, बांग्लादेशी नेशनल पार्टी। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अभी ये शेख हसीना का रिकॉर्ड देखा, इकोनॉमिक रिकॉर्ड देखा, तो थोड़ा काम अच्छा हुआ है, मतलब जीडीपी बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश का, उसने तो इंडिया को भी पीछा छोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं कि उसमें भी करप्शन था, इनको डील ज़्यादा दिया। और अभी ये खलीदा जिया है, वो अगर भागेगी, उधर कुछ प्रॉब्लम होगा तो जाहिर है वो इंडिया नहीं आएगी, वो चाइना की तरफ, मतलब ये तो बैलेंस होना मांगता है ना। अगर आप श्रीलंका में रहते हो और आपके पार्टी का एक नेता जो इलेक्शन हारने के बाद हमेशा इंडिया जाके रहता है, तो आपको लगेगा ना वो इंडिया की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, श्रीलंका की तरफ नहीं है। और इसका प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है पता है कि टर्म लिमिट की वजह से होता है। अभी अमेरिका का लक अच्छा है, जॉर्ज वॉशिंगटन जो 1792 टू 1800 से प्रेसिडेंट था, वो इतना पॉपुलर था, वो किंग भी हो सकता था, किंग जॉर्ज भी हो सकता था, किंग जॉर्ज वॉशिंगटन। लेकिन उसने नहीं, रिपब्लिक। और उसने खुद ने 2 टर्म के बाद इस्तीफा दे दिया। और वो सब प्रेसिडेंट ने ईमानदारी से उसके बाद, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था हमारा पहले, 2 टर्म कोई लड़ता ही नहीं था ज़्यादा 2 टर्म के बाद। वो फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट आया 1933 में, उसने 4 बार इलेक्शन लड़ा। अभी सोचो, डेमोक्रेसी भी हो तो भी 2-3 टर्म के बाद आदमी के इतने कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे कि वो ऑलमोस्ट, मतलब मुश्किल हो जाता है ना दूसरे किसी को उसके साथ लड़ना। अभी हमारे बाइडन चाचा देखो, वो आई थिंक 29 साल के थे जब वो सेनेटर बन गए, तो उसके बाद चिपके, जैसा आप स्टैम्प पेपर पे स्टैम्प लगता है ऐसे, अभी 50 साल हो गए। तो ये लोगों करियर पॉलिटिशियन होते हैं, उसका कोई दूसरा धन, उनको पता नहीं कि रियल लाइफ कैसे होती है, टैक्सेस कैसे भरते हैं, टैक्सेस कैसे नहीं भरते हैं, ये सब चीज़ें उनको पता है। वो क्लाउड में रहते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि आम लोग कैसे रहते हैं। तो जो अगर जब लोगों ने, पॉलिटिशियन ने खुद समझ के फैसला किया 2.5-3 टर्म से ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसा नेहरू जी आए थे 1947 में, काफ़ी साल रहे, वो ब्रिटिशों के साथ लड़ने के लिए कांग्रेस थी ना। तो ऐसा सोचना चाहिए थोड़ा कि अगर ये टर्म लिमिट आ सकते हैं और अमेंडमेंट से आ सकते हैं, ये लोग खुद सोच के कर सकते हैं। तो यूएस में भी चल रहा है कि सेनेट में भी आएंगे। तो भारत को अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भारत में अभी कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है इसमें जो हो रहा है उसके बारे में। तो भारत को मेरे ख्याल से 2 चीज़ें, एक चीज़ तो नहीं करनी चाहिए कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अभी ऐसे न्यूज़ आने लगेंगे कि जो बांग्लादेश में हिंदूज़ है क्या उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जो पार्टी, जो अल्ट्रा राइट पार्टीज थे वो बैन थे, नेशनलिस्ट पार्टी, क्या वो कुछ दंगा फसाद करेंगे। अगर भारत ने कह दिया कि उन लोगों के साथ कुछ होना नहीं मांगता, बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है कि उनका कोई है साथ में उनके। लेकिन अगर बात की ऐसे, तो जो बांग्लादेशी हिंदू सिटीज़न है, जो बांग्लादेश में पले बड़े हैं, उनके और बांग्लादेशी मुस्लिमों के बीच में एक दरार पैदा हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि ये इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है ताकि वो हिंदू है। अगर इंडिया में कुछ कम्युनल प्रॉब्लम होता है और पाकिस्तान कहता है कि याद रखे कि मुसलमानों को कुछ होना नहीं चाहिए, तो भारत के मुसलमान हैं, हम आपस में देख लेंगे ना, ये इंटरनल मामला है, इनको कुछ करना नहीं है, पाकिस्तान को दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भारत को दूसरी कुछ सीखना ऐसा चाहिए कि ये जो अभी शेख हसीना के जो प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने कोटा दिया था, ये क्या कोटा था वो, अभी जो मुक्ति बाहिनी में थे 1971 में, उनको गवर्नमेंट में जॉब मिलेंगे, उनके डिसेंडेंट्स को। अभी जो 1971 में 20 साल के थे वो तो अभी काम नहीं कर रहे, तो उनके पोतों को वगैरह क्यों जॉब मिलना चाहिए गवर्नमेंट में, ये भी बात सही है ना। तो वो जो सब स्टूडेंट आपके साथ, आपके अगेंस्ट जो ये मोर्चा निकालते हैं, उनको सबको टेररिस्ट कहना गलत है। ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ में तो टेररिस्ट है, लेकिन हाँ, ये देखना पड़ेगा ना
कि ये जो स्टूडेंट्स मोर्चे पे आते हैं, कुछ देशों में वो एसी बस में आते हैं, तो वो एसी बस का भाड़ा कौन देता है? वो ड्राइवर का पैसा कौन देता है? उनको जो बैनर छपते हैं उनका पैसा कौन देता है? क्या उसके पीछे किसी विदेशी शक्ति का हाथ है? तो स्टूडेंट के साथ प्यार से बात हो, हिंसाचार ना हो, आंदोलन करना उनका हक है। वो 20-25 साल के हैं, ये उम्र ही होती है ऐसी सब चीज़ें करने की। लेकिन थोड़ा बैलेंस रहे और ये सोच ले कि क्या उनको कोई उकसा नहीं रहा है, क्या उनको कोई पैसे नहीं दे रहा है। सबको टेररिस्ट कहना गलत है, सबको विदेशी पपेट्स कहना गलत है, लेकिन थोड़ा सोचना भी पड़ता है। ये बांग्लादेशी मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक बात कही, वो मुझे बहुत अजीब लगी एज एन इंडियन। बाकी सब तो जब सोचा था वैसे ही कहा था उन्होंने। जो रोहिंग्या मुस्लिम्स का प्रॉब्लम है, वो बीबीसी पे हमेशा चालू रहता है कि जो बर्मा से आ रहे हैं बांग्लादेश में, तो मेरे बांग्लादेशी दोस्त मुझे कह रहे थे कि वो कल्चरली हमसे बहुत अलग हैं, दिखने में भी अलग है, तो वो बांग्लादेश में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा सिर्फ धर्म एक है, रिलीजन एक है, तो इंडिया को भी उनको लेना चाहिए। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अभी उनका बॉर्डर बर्मा के साथ है ना, तो इंडिया को क्यों लेना चाहिए? मतलब हमारे प्रॉब्लम्स कम है क्या? तो इंडिया पैसा देगी, थोड़ा मदद करेगी वो कैंप वैम्प चलाने के लिए, बाकी बर्मा के साथ आप डील करो, आप कुछ निगोशिएशन करो। लेकिन ये इन लोगों को इंडिया में ले लो, ये ऐसी उनकी सोच है। मेरे दोस्तों को भी वो मुझे बहुत अजीब लगी, मैं सच कह रहा हूँ। तो देखिए, मैं जैसा ये मेरे अमेरिकन दोस्त है बांग्लादेशी ओरिजिन के, मैं सिडनी गया था ऑस्ट्रेलिया, और हमारा उबर ड्राइवर बांग्लादेशी, अभी ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न, तो वो तो पूरी बात कर रहा था। तो हमने बात की हेमंत कुमार की, बोला हेमंत बंधु वो तो तुम्हारे नहीं, वो हमारे हैं। मैं उसका गाना गाता हूँ अभी, मेला बंधु हेमंत बंधु हमारे या तुम्हारे किसी के नहीं हो जाएंगे अगर आपने गाना नहीं गाया तो। ये बंगाली भाषा कितनी मीठी है, वंदे मातरम, क्या आनंद मठ उसमें लिखा था, कितनी उनकी परंपरा है, संस्कृति। रविंद्रनाथ टैगोर, आमार माथा नत करे दाओ, आमी बहु वासनाए प्राणपणे चाई, ये सब दंगा फसाद बंद होके ये हमने सांस्कृतिक टाइज को आगे बढ़ाया तो कितना मजा आएगा डॉक्टर रवि गोडसे।